Hey everyone, welcome to Adda 24/7. This is Aditi और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में. हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. काफ़ी सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ. लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन साइटोप्लाज्म का और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के बारे में. जो भी इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं आपके एनसीईआरटी को दिमाग में रखते ही हैं एंड आई गारंटी दिस इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर यू. इसके बाद आप एनसीईआरटी नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगी बट दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. अभी के ग्रेड के लिए भी नहीं, जब आप 11th में जाके पढ़ोगे तो पक्का मुझे याद करोगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बारे में आज हमें पढ़ना है. ठीक है, हम जो भी पढ़ेंगे ना ऑर्गेनल्स, हमारी अप्रोच यही रहेगी. हम पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे फिर हम उसका फंक्शन देखेंगे. ठीक है, सबकी अप्रोच हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं. अब सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर. तो अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको बताया था ये एक सेल होती है. सेल के बीच में एक बार दोबारा बना देती हूँ, बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर बन गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है. चलिए, सेल का एक स्ट्रक्चर, ये सेल है आपकी. सेल के बीच में आपको न्यूक्लियस दिखता है. पता है ना, ये चीज़ डार्कली स्टेन होता है. हमने कई बार एग्जामिन भी किया, अपने एक्टिविटी में भी देखा था. अब जो ये न्यूक्लियस है ये क्या है आइडियली? ये एक है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. क्या बोला मैंने? डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके सराउंडिंग में पक्का 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी. तो अगर आप ये देखो ये जो पूरा है ना ये स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा रखा है. यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. न्यूक्लियर एनवलप भी हम इसको बोलते हैं. डबल मेम्ब्रेन मतलब 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, तो 2 लेयर की कवरिंग रहती है इसके पास. विद दैट यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट में मैंने यही लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है कि जो न्यूक्लियस है ये आपका डबल लेयर्ड कवरिंग है इसके पास, और इस कवरिंग को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये तो रही एक बात. फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझाने से पहले आप आ जाओ इस डायग्राम पे. ठीक है, ये डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे. देखो भैया, ये है आपकी एक सेल. ठीक है, सेल के अंदर मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस है. अब इस न्यूक्लियस को जरा हम बाहर निकालते हैं. इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों होते हैं हमारे क्रोमैटिन. क्रोमैटिन ये एक थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं, जो ये आपको ऐसे पड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. क्या है ये क्रोमैटिन है. तो जो ये क्रोमैटिन होते हैं ना, ये आपको पर्टिकुलरली विजिबल कब होते हैं? जब सेल होती है नॉन डिवाइडिंग. नॉन डिवाइडिंग से मतलब भैया सेल डिवीजन होता है, होता ही रहता है बॉडी के अंदर. चाहे आपकी गैमीट बन रहे हो, आपकी स्पर्म बन रहा हो, ओवा बन रहा हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रही हो, या जनरली कोई डिवीजन हो रहा, माइटोसिस से सेल डिवीजन चालू रहता है बॉडी के अंदर. जितनी देर में बोल रही हूँ, पता नहीं कितनी हजार सेल मेरी बॉडी में मर चुकी होंगी और कितनी हजार सेल बन भी गई होंगी. विद दैट मैं उस नोट पे आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब कभी भी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो उस नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको ऐसा थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ दिखेगा. मगर जब वो करती है डिवाइड, उस केस में आपको ये क्रोमोसोम विजिबल होते हैं. ठीक है, तो याद रखना, नॉन डिवाइडिंग क्रोमैटिन, डिवाइडिंग में क्या चीज? आपको क्रोमोसोम विजिबल होंगे. अब आप आ जाओ क्रोमोसोम पे. देखो, क्रोमोसोम कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. ठीक है, और ये कब मिलेगा? जब सेल हो रही होगी डिवाइड. ठीक है, तो जो ये क्रोमैटिन है, इस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. अब देखो क्रोमैटिन की जरा थोड़ा क्रोमैटिन को अब थोड़ा डेंसली देखते हैं कि भैया क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है. क्रोमैटिन के अंदर ऐसे आपके डीएनए होते हैं. इस स्ट्रैंड पे भी, इस स्ट्रैंड पे भी, हर जगह क्या होंगे भैया? आपके डीएनए प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब जो ये डीएनए है इसको एक बाहर निकाल के देखते हैं. डीएनए के स्ट्रक्चर को हम, डीएनए के अंदर कुछ फंक्शनल सेगमेंट होते हैं. लेट्स से ये कोई सेगमेंट है, इस सेगमेंट को, जो ये फंक्शनल सेगमेंट है, इसको अपन बोलते हैं जीन. सो क्रोमैटिन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए पड़ा है. इस डीएनए को बाहर अपन ने निकाल के देखा, इसके फंक्शनल सेगमेंट है जीन. इतनी बात समझ में आ गई? यही जीन वो चीज है जो कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे. तो सोचो क्या जबरदस्त रोल है जीन्स का. मेरे बाल काले हैं, मेरी आंखें काली हैं, आपके बाल ब्राउन हैं, किसी की आईज ब्लू होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि पक्का जो जीन्स कैरी हुए हैं उनमें कुछ जीन्स के थ्रू ये कैरेक्टर्स गए आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. कभी कभी होता है कि भैया किसी की मदर की आंखें ब्लू हैं, बेबी की भी ब्लू होती है. कैसे हो गई ब्लू? तो ऐसी हो गई कि भैया कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो
ऑन दैट नोट हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा भैया? एक सेल होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमैटिन विजिबल होते हैं, डिवाइडिंग स्टेज में होता है क्रोमोसोम विजिबल। एक क्रोमोसोम को निकाल के देखोगे तो यहाँ पे एक स्टैंड पे आपको एक डीएनए दिखेगा। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन, जो कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। इतनी बात समझ में आ गई? ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसका? न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस इज नथिंग बट अ मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड बट ऑब्वियसली इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड बट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके अंदर होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी है ये, वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, अब अगर अपन देखें इसके फंक्शंस के बारे में तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। पहला क्या है भैया? ये इसका रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर। कैसे? आपको पता है भैया, सेल का जो हेरिडिटी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो क्या है इसका पक्का रिप्रोडक्शन में रोल है, हेरिडिटी में रोल है। कोई कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? डीएनए के थ्रू तो हो रहे हैं। उनमें जीन्स है, जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं या वही जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आपको देखने को मिलते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स। मे बी आपके पेरेंट्स के बाल ब्राउन है तो आपके भी ब्राउन होंगे। कैसे? क्योंकि जीन्स कैरी हुए हैं पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर। विद दैट यही न्यूक्लियस ऐसी जगह है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लिटरली वहीं से उठाई है मैंने, इसलिए कोई फैंसी वर्ड नहीं डाला है। अगर एक्स्ट्रा बताना भी होता है तो मैं वर्बली बता रही हूँ, मैंने लिखी लाइनें वही है जो एनसीईआरटी में है। ये डायरेक्ट करते हैं केमिकल एक्टिविटीज़ को। केमिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी भैया? अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिंग या कोऑर्डिनेटिंग भी मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटी होती है, जैसे प्रोटीन का बनना। ठीक है, सो ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, विद दैट अगर मैं और एक्टिविटीज़ की बात करूँ, ठीक है, सेल के अंदर सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो गई, है ना, ये उसमें भी हेल्प करता है। तो कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ भी हैं जो ये डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया आपका, सेल का डिवीजन हो गया, सेल की ग्रोथ हो गई। सो ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? न्यूक्लियस का। सो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग रहता है। अगर आप देखोगे ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है। एक चीज और है भैया, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, इनको अपन न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, विद दैट अगर इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भैया डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? आपका फंक्शनल सेगमेंट है आपके, जिनको अपन बोलते डीएनए है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। अब बच्चों एक बात याद रखना, दिस इज जीन है, ये आगे चल के जीन का क्या काम है भैया? कैरेक्टर्स भी कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, विद दैट इट क्रोमोसोम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करती हूँ तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ऑल्सो एंड ऑब्वियसली प्रोटीन। ठीक है, अब थोड़ा प्रोटीन अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा कि वैसे कैसे कहाँ से सिंथेसिस होता है। बट हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर जीन है तो आगे जाके क्या है भैया? क्रोमोसोम है तो वो कंपोज कर रहा है डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब जो ये जो डीएनए जीन है पर्टिकुलरली, वो आपका डीएनए के अंदर ही तो प्रेजेंट है, उसी के फंक्शनल सेगमेंट को अपन ने जीन बोला है। अब प्रोटीन की फॉर्म में काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर रहते हैं बॉडी के अंदर, नेटवर्क होते हैं चीज़ों के। ठीक है, वो आप बहुत विस्तार से अलग अलग वीडियोस में पढ़ोगे, उसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पे बस इतना ध्यान रख लो क्योंकि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जनरली अगर अपन मैं बात करूँ तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है एंड ऑल्सो प्रोटीन ऑल्सो। विद दैट डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को अपन जीन्स बोलते हैं। फिर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जैसा मैंने आपको बताया क्रोमैटिन दिखता है। डिवाइडिंग स्टेज में आपको क्या होता है? वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। फंक्शन क्या है भैया? इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन रिप्रोडक्शन। हेरिडिटी मटेरियल कैरी करता है, डीएनए होता है इसके अंदर। ठीक है, वही आपका ट्रांसफर होता है, जीन्स लेके जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। विद दैट ये डायरेक्ट करता है केमिकल एक्टिविटीज़ भी ऑल्सो। कौन कौन सी केमिकल एक्टिविटीज़? आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन का बनना, सेल का डिवीजन हो गया, सेल की ग्रोथ होगी। तो काफ़ी सारी आपकी बहुत से केमिकल एक्टिविटीज़ भी डायरेक्ट करता है। ठीक है, सो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई कंसेप्ट छोड़ा नहीं है मैंने, जो भी आपकी किताब के अंदर दे रखा है, इवन एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा बता दिया है। सो उम्मीद है वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, सो आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।